बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है साइंस सीखो। और आज की वीडियो में हम सेल मेम्ब्रेन को आगे पढ़ने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने अभी तक पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सभी सेल्स में प्रेजेंट होती है, सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, वो कैसी है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। इसके अलावा और क्या पढ़ा था, वो थिन होती है। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा तो मैंने अपनी पुरानी वीडियो जो कि सेल मेम्ब्रेन पे, उसको मैंने पिन कर दिया है। तो आज इस टॉपिक को आगे बढ़ना है क्योंकि हमने उसके अंदर एक एक्टिविटी छोड़ दी है। वो एक्टिविटी में क्या है, आपने अनियन पील लेना है या आप लेना है यो प्लांट के लीव्स। यो प्लांट के लीव्स लेते हैं, ठीक है, उनको बहुत थिन स्लाइस कर देना है। उनका अगेन जो है हमने एक स्लाइड बनानी। स्लाइड कैसे बनाएंगे, उसको पहले वॉश कर लो, उसके ऊपर स्टेन लगा दो, स्टेन के साथ फिर से वॉश कर दो या ग्लिसरीन लगा दो, जो भी आपको तरीका बताया हुआ स्कूल में, या फिर आपने जो 8th क्लास में पढ़ा है तरीका स्लाइड बनाने का, उसको यूज करके इसको बना लिया। ठीक है, एक स्लाइड इसकी बनानी है उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, दूसरी स्लाइड बनानी है हमने चीक सेल्स। चीक सेल्स क्या है, देखिए चीक सेल्स के आपने माउथ का इनर पार्ट है, उसको जो ब्लंट पार्ट होता है टूथपिक का, उसे हल्का सा स्क्रैप करना है। ठीक है, ज्यादा जोर से नहीं करना वरना हार्म होगा। ठीक है, ब्लड नहीं लेके आना, हल्का सा स्क्रैप करना है। ये कॉटन की एक स्वैब दे सकते हो उसे आप स्क्रैप कर लेना। ठीक है, और यूजुअली टीचर्स खुद करके दे देते हैं। ओके, और उनकी भी स्लाइड बना देनी है। जब स्लाइड्स बन गई दोनों की, तब आपने क्या ऑब्जर्व किया होगा, देखिए इस वाली स्लाइड में जो है बड़ी ऐसे फिक्स सी शेप से आई। ठीक है, इस तरह से फिक्स शेप से बनी है वहां पर, और बॉक्स टाइप शेप्स हमें देखने को मिली। राइट, इसमें हमें थोड़ी इरेगुलर शेप्स भी देखने को मिली है। कोई ऐसे फिक्स शेप नहीं था, बस सारे सेल्स आपस में क्या थे, कंबाइंड थे। सभी में न्यूक्लियस प्रेजेंट था। ठीक है, तो इन दोनों से हमें क्या पता लगा, ये जो है प्लांट्स की बात हो रही है। ठीक है, इसमें हम प्लांट्स की बात करें, अनियन है प्लांट से आ रहा है, रियो लीव्स से, रियो प्लांट से आ रहे हैं। ठीक है, चीक सेल्स ये ह्यूमन यानी कि एनिमल की बात हो रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ह्यूमन सेल और एनिमल सेल में कुछ खास फर्क नहीं, कोई फर्क है भी नहीं। हम ह्यूमंस किस में काउंट किए जाते हैं, जानवरों, एनिमल सेल्स में काउंट होते हैं। सच्ची बोल रही हूँ, ये सच बात है। ठीक है, तो अब जब देखो जैसे एनिमल सेल्स की शेप आई, वैसे ह्यूमन सेल्स के हम जानवरों में काउंट हो रहे हैं ना। राइट, तो इन दोनों को ऑब्जर्व करो और आपको क्या लग रहा है, ये वाली जो शेप है थोड़ी सी क्या है, फिक्स्ड टाइप शेप है, और ये वाली जो शेप है वो थोड़ी इरेगुलर सी है, ये थोड़ी रिजिड लग रही है। ये वाली शेप जो है थोड़ी सी रिजिड लग रही है। राइट, ये वाली रिजिड नहीं लग रही है। एक ही चीज पता लगी, इसमें हमें क्या पता लग रहा है कि जिस आउटर कवरिंग है वो है सेल वॉल से बनी। किससे बनी हुई है, सेल वॉल से। अब बाहर सेल वॉल है, क्या अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में फर्क होता है जो कि हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर होती है ऐसे सेल मेम्ब्रेन जो कि इसके साथ साथ ऐसे जुड़ी हुई होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या बाहर सेल वॉल है, नहीं, इसके आउटर मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन ही है। तो देखिए सेल वॉल है तो इसका क्या फायदा, क्या है, क्यों है सेल वॉल, ये पढ़ते हैं। लेकिन इसका एक छोटा सा एक्टिविटी का ही पार्ट है, वो भी समझा दो, फिर मैं सेल वॉल के बारे में सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करवाऊंगी। हमने क्या डाला इसके अंदर, ये 20% शुगर सोल्यूशन डाल दी दोनों साइड। 20% शुगर सोल्यूशन क्या है, आपके पास 100% वाटर था, उसमें 20% शुगर डाल दी। ठीक है, दैट इज 20% शुगर सोल्यूशन। एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन आ गया, ओस्मोसिस होगी, हाइपरटोनिक सोल्यूशन बन गया, हाइपरटोनिक सोल्यूशन बन गया। तो दोनों को अलग अलग स्लाइड में 20% शुगर सोल्यूशन में रखा, हमने ऑब्जर्व किया इसके अंदर का सारा पानी क्या है, बाहर निकल गया। और इसकी जो है शेप वैसे तो वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो इसके अंदर वाली शेप है, सेल मेम्ब्रेन वाली शेप है, वो ऐसी हो रही है। इसमें डाला, इनके अंदर क्या चेंज आया, 20%
शुगर सोल्यूशन डालने के बाद आफ्टर 15 to 20 मिनट्स जब देखा ये सारे के सारे छोटे छोटे हो गए। इन सबकी शेप ही देखो कैसी होगी, पहले कितने बड़े थे अब छोटे छोटे हो गए। क्यों भाई, क्या है, वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म, उनके अंदर जितना भी फ्लूइड या वाटर है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, की एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट, क्या हो रहा है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन बन रहा है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन बनेगा तो सारा का सारा जो फ्लूइड है वो बाहर आ जाएगा और जो सेल है वो क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा। राइट, ये पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, नहीं देखी अभी बता रही हूँ, मैंने पिन कर दी है, आप उसको देख सकते हो, इससे पहले वो वाली वीडियो भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम अबाउट इट। ठीक है, तो सेल जो है श्रिंक कर जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है चेंज इन शेप आ जाता है। बट ये सारा चेंज हमें ज्यादा बढ़िया तरीके से एनिमल सेल में देखने को मिलता है, प्लांट सेल में नहीं देता। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल के बाहर क्या पड़ी है, सेल वॉल। तो अब सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं। सेल वॉल क्या है, एक रिजिड मेम्ब्रेन है, रिजिड एंड परमिएबल मेम्ब्रेन है, परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब भगवान ने प्लांट सेल्स को ये मेम्ब्रेन क्यों दी? ये जो सेल वॉल है सिर्फ प्लांट सेल्स, बैक्टीरियाज में भी हाँ होती है, एंड सम फंजाई में भी होती है, कुछ कुछ फंगस में हमें सेल वॉल देखने को मिलती है। ठीक है, क्यों दी भगवान ने सेल वॉल? देखिए आप शेप देखिए बैक्टीरिया की या फंजाई की, अगर आपने 8th क्लास में शेप्स वगैरह पढ़ी हो, प्लांट सेल की आप हर रोज देखते हो, प्लांट्स आपके आसपास प्लांट्स हैं, आपने उनको देखा, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया है उसमें? हमने यही ऑब्जर्व किया है कि जो प्लांट सेल्स है, प्लांट्स है, बड़े फर्मली टिके रहते हैं। पत्ता है, पत्ते की प्रॉपर शेप है और बड़ी फर्म शेप है, मींस बड़ी ही रिजिड शेप है। ये नहीं आप उसको पत्थर से तोड़ोगे तो टूटेगा नहीं, वो जरूर टूटेगा, हाथ से भी फट जाएगा पत्ता। अब प्लांट जब उग रहा है, छोटा सा है, उसको जैसे मर्जी तोड़ के आप खत्म कर सकते हो। प्लांट बड़ा हो गया, आप उसको कुल्हाड़ी से तोड़ के खत्म कर सकते हो, बट उससे पहले आप ये चीज ऑब्जर्व करो कि उनकी जो शेप है बहुत ज्यादा रिजिड है, बहुत ज्यादा ठोस है। इसकी वजह से, किसकी वजह से? सेल वॉल की वजह से है। क्यों है? देखिए जो प्लांट सेल्स है उनके अंदर मूवमेंट वगैरह कुछ नहीं है, ना तो इन्होंने कहीं पे जाना है पानी लेने, ठीक है, ना ही इन्होंने कहीं पे जाना है खाना खाने, ना ही इन्होंने स्कूल जाना है होमवर्क करने, राइट, ना घर पे कुछ काम करना, ना खेलना, ना कूदना, कुछ नहीं है, नो मूवमेंट एट ऑल। हमारी बॉडी में क्या होती है? ढेर सारी मूवमेंट। मैं तो अभी कितनी सारी मूवमेंट ऐसे ऐसे कर रही हूँ, राइट, आप भी बैठे बोर हो रही हो, कभी ऐसे होगी, कभी ऐसे होगी, कभी लेट के पढ़ने लगे, मूवमेंट तो हो रही है ना। आपकी बॉडी में, एनिमल सेल्स की बॉडी में मूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि हमारी बॉडी में वैसे एनर्जी है। दैट्स व्हाई वी हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन, नो सेल वॉल। हमारे पास सेल वॉल नहीं, क्योंकि अगर हमारे पास वो सेल वॉल आ गई फिर हम ऐसे ऐसे रहेंगे, बिल्कुल ऐसे जकड़े हुए, क्योंकि हमें एक फर्म शेप दे दी जाएगी। ठीक है, हमारे लिए मूवमेंट जरूरी है, लेकिन अब अगर हवा आएगी तो हम अपने आप को हवा से बचाने के लिए, या आंधी तूफान आएगा, टाइफून आएगा, साइक्लोन आएगा, हम अपने आप को बचाने के लिए कमरे के अंदर या घर के अंदर जो सेफ जगह है उसके अंदर भाग के जा सकते। इसलिए हमारे पास सेल वॉल की हमें जरूरत नहीं है। हमारी बॉडी मूवमेंट के लिए बनी, लेकिन जो प्लांट्स की बॉडी है वो मूवमेंट के लिए नहीं बनी है। प्लांट्स की बॉडी जो है उन्होंने एक ही जगह पे रहना, जहां पर उगेंगे वहीं पे रहेंगे, आपने उखाड़ के कहीं और पे लगा दे वो वहां पे रह लेंगे, दैट्स इट, राइट। तो प्लांट सेल्स के अंदर जो है एक रिजिड परमिएबल छोड़, अभी पहले रिजिड है, ये बहुत रिजिड है, ताकि जब बहुत ज्यादा तेज आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी हो, कोई एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस आ रही हैं, वो फर्मली खड़े रहें। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा, बस जब बहुत तेज हवा आ रही होती है प्लांट थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा हो जाता है, सीधा है ऐसे टेढ़ा हो जाता है, ठीक है, ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। विद द फ्लो ऑफ एयर वो अपने आप को टेढ़ा कर लेते हैं। हाँ, अगर हवा बहुत ज्यादा है फिर तो ऑब्वियसली प्लांट टूटेगा, फिर तो हम भी उड़ेंगे। टाइफून आ गया, साइक्लोन, टोर्नेडो अपने पास आ गया, हम भी उड़ेंगे, हम कौन सा बच जाएंगे। लेकिन प्लांट जो है एक हद तक अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फर्म शेप रखता है। इसके अलावा फ्रूट्स देखो, फ्रूट्स कितने सॉलिड है, फ्लावर्स है, फ्लावर्स ऐसे ऊपर ऐसे रहते हैं, जैसे मान लो ये टानी ऊपर फ्लावर लगा हुआ है, ठीक है, फ्लावर की शेप बिल्कुल ऐसे इनएक्ट है। व्हाई? बिकॉज ऑफ दी
सेल वॉल, ठीक है। वो उनको रिजिडिटी एंड उसके अंदर जो बड़ा वैक्यूल है उसको टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, जिसका जो सेल है वो वैसे का वैसे ही रहे। टर्जिडिटी जैसे पहले वाले में टर्जिडिटी थी, पूरा सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के साथ साथ थी, लेकिन जब वैक्यूल में से पानी सारा निकल गया, साइटोप्लाज्म में से सारा फ्लूइड निकल गया, तो उसकी टर्जिडिटी खत्म होगी, कम होगी। समझ में आई बात? ये होता है हमारे पास सेल वॉल का मकसद। दूसरा क्या काम है? परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब अलाउस ऑल काइंड्स ऑफ फ्लूइड्स एंड मिनरल्स टू पास थ्रू इट, टू पास थ्रू इट। अब ये जो है अलाउ करे, अगर अलाउ नहीं करेगा तो जो प्लांट की रूट्स है वो पानी कैसे अब्सॉर्ब करेंगे? अगर प्लांट की रूट्स जो है सेल मेम्ब्रेन की तरह ओस्मोसिस करने बैठेगी, फिर तो प्लांट जी लिया भाई, फिर तो नहीं जिंदा रहता वो। ओस्मोसिस में टाइम बड़ा लगेगा, तो सेल वॉल के उसको फटाफट से पानी प्रोवाइड करे। अच्छा पानी आ गया, एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब, सेल मेम्ब्रेन धक्के से एब्जॉर्ब करेगी क्योंकि ज्यादा पानी हो गया, हाइपरटोनिक सोल्यूशन बन गया, वो फूलना शुरू हो जाता है हल्का हल्का, फिर वो आगे के आगे ट्रांसफर करवाता है। वो सारी चीजें टिश्यूज में होती है, वो अगले चैप्टर में पड़ेगी, टिश्यूज इन एक्शन में, ठीक है। तो ये सारे जैसे कि प्लांट्स जो है वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, इसके अलावा गैसेस एक्सचेंज अच्छे से हो रहे थ्रू द स्टोमेटा, इवन रूट्स में भी थोड़ी बहुत गैसेस एक्सचेंज होते, स्टेम भी कुछ हद तक गैसेस एक्सचेंज करती है, वो सब बिकॉज ऑफ सेल वॉल है, ठीक है। अगर सेल वॉल ना होती, मान लीजिए हम हैं, अच्छा सेल वॉल ना जैसे प्लांट है, प्लांट के लिए बाहर, हमारे लिए अगर हम अपनी बात करें, हमारे अंदर अगर हड्डियां ना होती तो क्या होता? वो ऐसे स्लाइम नहीं होता, हम भी ऐसे स्लाइम जैसे होते, अमीबा, हम भी ऐसे अमीबा की तरह चलते अगर हमारे शरीर में हड्डियां ना होती। हड्डियों ने हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर दे रखी है। सिमिलरली सेल वॉल जो है प्लांट सेल को एक स्ट्रक्चर देती है, सारे स्ट्रक्चर वाली सेल वॉल्स इकट्ठे होके टिश्यू बना रही है, जिसकी वजह से क्या बन रहा है? एक पूरा प्लांट बन रहा है धीरे धीरे करके, राइट। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर आ रही है, सीड्स उसके अंदर भी स्ट्रक्चर आ रही है बिकॉज वो प्लांट्स के सीड्स है यार, राइट। अब सवाल ये आता है सेल वॉल बनी किससे है? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन, हमने जब सेल मेम्ब्रेन वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन किससे बनी है? लिपिड्स एंड प्रोटीन से बनी। एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी पढ़ा था कि कैसे लिपिड्स की बाइलेयर होती है और उनके अंदर प्रोटीन्स जो है एम्बेडेड होते हैं, राइट। ये चीज पढ़ी थी, सेल मेम्ब्रेन इनसे बनी है। सेल वॉल किससे बनी है? सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज। अब आप सवाल करोगे मैम सेलुलोज क्या होता है? बेटा सेलुलोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, एक तरह के कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है? बहुत सारी ग्लूकोज की चेन्स जो है आपस में ज्वाइंट होती हैं, एक ग्लूकोज, दो ग्लूकोज, ठीक है, बहुत सारी ग्लूकोज की चेन्स ऐसे जुड़ी होंगी, और वो बहुत सारी चेन्स जो है इस तरह से मिलके क्या बना देंगी? सेलुलोज बना देंगे, ठीक है। कितने नंबर ऑफ ग्लूकोज है याद करने की जरूरत नहीं, बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स एक चेन बनाते हैं, उससे क्या बन रहा है? सेलुलोज। और उस सेलुलोज से क्या बन रही है? सेल वॉल बन रही है, ठीक है। और ये सेलुलोज हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे लिए प्लांट बेस्ड खाना बहुत अच्छा। हम कहते हैं हमें फाइबर खाना चाहिए, रफेज खाना चाहिए। वो फाइबर रफेज किससे आता है? वो सेलुलोज से आता है। जैसे कि फ्रूट्स मिल रहे हैं, वो हो गया, स्पिनच वगैरह होगी, जो स्पेशली लीफी वेजिटेबल्स, उसमें बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में सेलुलोज होता है, वो हमारे लिए अच्छा है क्योंकि वो हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो सेलुलोज के हमें बहुत फायदे हैं। तो प्लांट बेस्ड खाना जो हम खा रहे हैं वो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल है बिकॉज इट इज इजी इन डाइजेशन बिकॉज ऑफ सेलुलोज। फाइबर कंटेन करता है, बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है, एंड बॉडी में से जो टॉक्सिन है वो भी रिमूव करने में हेल्प करता है। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि आते हैं पॉज एंड पॉइंटर में। 3 क्वेश्चंस हैं, उनको अब हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, पॉज एंड पॉइंटर का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर्गुमेंट वुड यू गिव फॉर द necessity of a cell wall in plants usually fixed in one place versus in animals usually moving from one place to another place। देखिए ये चीज मैंने अभी आपको बताई है कि हमें क्या आर्ग्यूमेंट देना चाहिए कि जो सेल वॉल है प्लांट्स सेल्स में कैसे काम करती है, क्योंकि उनका तो काम है बस एक जगह पे फिक्स होके रहना, लेकिन एनिमल सेल्स में तो उन्हें बार बार मूव करना होता है।
एनिमल्स क्योंकि मूव करते रहते हैं, राइट। तो देखिए प्लांट्स जो है एक जगह पे रूटेड है, एक ही जगह पे। इसका जवाब आपके टेक्स्ट में गिवन है, प्लांट्स आर रूटेड इन वन लोकेशन, और वो फिजिकली खुद इधर उधर मूव नहीं कर सकते टू सीक शेल्टर, टू फाइंड फूड, ठीक है। ये कोई एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस आ गई, हार्श एनवायरमेंटल स्ट्रेस आ गया, जैसे बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, टाइफून आ गया, साइक्लोन आ गया, टेम्परेचर एकदम बढ़ गया, एकदम घट गया, उससे बचने के लिए प्लांट सेल्स इधर उधर मूव नहीं कर सकते। तो जो रिजिड सेल वॉल है उनको जो नेसेसरी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ होती है, प्रोटेक्शन होती है, एक ऐसी कंडीशन में बिल्कुल अपराइट होके खड़े रहने की जो एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, वो सब काम होता है सेल वॉल का, ठीक है। ये सेल वॉल है इसलिए इतनी ज्यादा रिजिड होती है। आपने कभी नोटिस किया होगा जो प्लांट्स जो है ऑलरेडी डाई हो चुके हैं, जिनके कई सालों से पत्ते भी नहीं आए हैं, उन्होंने फोटोसिंथेसिस करके नहीं देखा, लेकिन उनकी जो डेड स्ट्रक्चर है वो वैसे के वैसे ही इनएक्ट खड़ी है बिकॉज ऑफ सेल वॉल। लेकिन जब बात करते हैं एनिमल सेल्स की, इन्होंने तो एक्टिवली मूव करना है, इन्होंने शेल्टर भी ढूंढना है, डेंजर से भी बचना है, इन्होंने शिकार भी करना है, शिकार से बचना भी है, खाना ढूंढना है, पानी ढूंढना है, पीना है, और प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखानी है। उन्होंने सोना है, उठना, बैठे, हर चीज में फ्लेक्सिबिलिटी है। तो अगर सेल वॉल इनमें होगी तो ये सारी एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स वाई अगर सेल वॉल होती तो ये सारी की सारी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, एक्टिविटीज ना होती, तो दैट्स वाई इनके अंदर एब्सेंस ऑफ सेल वॉल इज लाइक अ बून फॉर देम। ओके, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, what consequences would you predict for a plant cell if its cell wall were to become as flexible as a cell membrane? भाई क्या होता अगर सेल वॉल जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है वैसे ही फ्लेक्सिबल हो जाती? तो भाई इसका जवाब आप ले सकते हैं कि अगर प्लांट सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन जितनी ही फ्लेक्सिबल हो जाती तो प्लांट के स्ट्रक्चर जो रिजिडिटी है, स्ट्रेंथ है, अपराइट होने की एबिलिटी है, वो सारी की सारी खत्म हो जाती। वो प्लांट जो अपराइट नहीं रह पाता, और जितनी ज्यादा जैसे कि मान लो एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस होगी, ज्यादा ठंड पड़ गई, ज्यादा गर्मी पड़ गई, तो उनमें से जो है वो जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस है, ये वो वाली कंडीशन आ जाती है। अगर एक्सट्रीम गर्मी होती तो सारा का सारा पानी जो है, वाटर है बाहर, वो तो लूज कर देते। वो सेल मेम्ब्रेन अगर सेल मेम्ब्रेन जितनी फ्लेक्सिबल होती, सब कुछ ऐसे बाहर चला जाता, प्लांट सेल तो मर जाता, प्लांट भी मर जाता, राइट। सिमिलरली अगर बहुत ज्यादा पानी आ गया, जैसे कि बहुत ज्यादा बारिश होगी, फिर तो सारी सेल मेम्ब्रेन ही फट जाती। सेल वॉल अगर सेल मेम्ब्रेन जितनी फ्लेक्सिबल होती तो फिर तो बस सेल वॉल भी डैमेज हो जाती, राइट। कोई भी ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में वो हाईली वल्नरेबल होते टू बर्स्टिंग इन डाइल्यूट एनवायरमेंट्स, बिकॉज वो जो है रिजिड सेल वॉल के ऊपर डिपेंड करते हैं, ताकि उनका जो इंटरनल प्रेशर है वो सारा का सारा सेल वॉल झेल ले। कोई भी ओस्मोसिस से वाटर एंटर कर रहा है, वाटर लूज हो रहा है, वो सारा का सारा सेल मेम्ब्रेन तो कर ही रही है, लेकिन उसको बर्दाश्त कौन करे? सेल वॉल। एक सेल वॉल रिजिड ना होती तो फिर तो बात ही कुछ और होती, प्लांट्स बिल्कुल स्क्विशी हो जाते वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कट द 2 potato pieces into roughly equal size and measure their initial weight before placing them different liquids? देखिए ये वाली एक्टिविटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, चाहे पिछली क्लास में पढ़ी है या पिछले वीडियो में पढ़ी है। हमने क्या किया था, 2 पोटैटो के पीसेस लिए थे और उनको इक्वल साइज में कट किया था, एक को प्लेन वाटर में रखा था और एक को कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में रख दिया था सॉल्ट या शुगर के। तो भाई इन्होंने पूछा है कि उनको इक्वल साइज में क्यों काटा पोटैटो के पीसेस को, और उनका वेट पहले क्यों मेजर किया। देखिए रफली इक्वल साइजेस इसलिए लिए हैं ताकि हमें पता चलता रहे शुरुआत में ही कि उनका जो सरफेस एरिया है कैसा था, कितना उनका वेट था, ठीक है। और अगर ऑलमोस्ट सेम सा है तो हमें अंदाजा होता कि पहले इसका दोनों का वेट ऑलमोस्ट इक्वल था, साइज भी इक्वल था, तो जब इनके अंदर कोई भी चेंजेस आएंगे ड्यू टू ऑस्मोसिस वो हम इजीली जो है डिटेक्ट कर पाएंगे, राइट। अब जैसे प्लेन वाटर में रखा उसका साइज बढ़ गया, थोड़ा बड़ा हो गया साइज, क्योंकि ऑस्मोसिस हुई, हाइपरटोनिक सोल्यूशन बना और उसका वेट में भी चेंज आया, हल्का सा चेंज आया बट आया। हाइपरटोनिक में रखा उसका साइज पहले से कम हुआ, हमें वो इजीली डिटेक्ट हुआ वो साइज। वेट भी मेजर किया तो थोड़ा सा फर्क आया, तो क्योंकि पहले से वेट मेजर किया होता है इक्वल थे, तो दोनों में क्या क्या चेंज आया इक्वल में, तो वो कंपैरिजन करना हमारे लिए इजी हो जाता है। साइंटिफिकली हम इस चीजों को अच्छे से प्रूव कर पाते हैं, ठीक है। दैट्स वाई इनको इक्वल रखना जरूरी था। तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? द सेल इंटीरियर
एक कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम मींस सेल के अंदर क्या है। तो अभी तक हमने सेल्स के बारे में 8th क्लास में भी पढ़ा था कि जो सेल है उसके अंदर यूजुअली सभी सेल्स में 3 चीजें होती हैं। एक होती है सिलेक्टिवली परमिएबल सेल मेम्ब्रेन, जिसका हमने पढ़ा है, अदर नेम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसका ये कैसे होती है? ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। फिर हमने पढ़ा जब हम इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाते हैं तो हमें मिलता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस होता है। सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड एक टिश्यू होता है, वो आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे, वैसे ही साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस होता है। और तीसरा इसके अंदर आता है न्यूक्लियस। ठीक है, अब जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनियल्स होते हैं, जो कि हम इस क्लास में पढ़ेंगे भी, इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे। वो सेल ऑर्गेनिल्स में क्या आएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसमें 2 होती है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। ओके, और क्या होता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, और क्या आएगा इसके अंदर? गोल्जी अपरेटस, ये गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स भी होते हैं, वैक्यूल्स, वैसे सेंट्रियोल्स भी होते हैं। आपको सेंट्रियोल्स वैसे इसमें है नहीं, सेंट्रियोल्स भी आ जाएंगे। तो ऑलमोस्ट ये सारे सेल ऑर्गेनिल्स हो चुके हैं जो कि सेल के अंदर होते हैं। अब इसको कैसे समझ, जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर की स्किन हमने पहले पढ़ा था कि जो स्किन है कैसे एक्ट करती है। जैसे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल की जो आउटर कवरिंग है वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सभी सेल में है। वैसे हमारी स्किन है, एक आउटर कवरिंग है, जैसे सबको अंदर रखा हुआ है। ठीक है, हमारे पास ब्रेन एंड हार्ट है जो कि पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं। हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, वो भी पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करती है। वो काम करता है न्यूक्लियस में। इट एक्ट्स एज अ ब्रेन ऑफ द सेल। फिर आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर जितने फ्लूइड्स है और हमारी बॉडी के अंदर कितने ऑर्गन्स है, हमारी बॉडी में ऑर्गन्स है जैसे कि किडनी, लंग्स, लिवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी बॉडी के ऑर्गन्स है। और इसमें साइटोप्लाज्म के अंदर इसके सेल के ऑर्गेनील्स हो गए, ऑर्गन नहीं है, ऑर्गेनील्स है, ये सारे इसके ऑर्गेनील्स आ गए, साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े हैं। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे जो है हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा बता देते। वैसे आपकी बुक में इंफॉर्मेशन नहीं है, ये 8th में है, लेकिन बच्चे कई बार 8th में अच्छे से नहीं पढ़ते, तो मैं उस चीज को यहाँ पे समझा रही हूँ। क्या है जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा इस तरह से होता है। क्या होता है? एक डबल मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के ऊपर। जो सही वेल डेवलप्ड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है वो ऐसे है, उसकी क्या है? इस तरह से डबल मेम्ब्रेन बनी हुई है। और मेम्ब्रेन के बीच में आप देख रहे हैं, नोटिस करो, थोड़ी थोड़ी मैं स्पेस छोड़ रही हूँ। इफ यू हैव नोटिस, मैंने ऐसे स्पेस छोड़ी हुई है। ये होते हैं न्यूक्लियर पोर्स, ये है न्यूक्लियर पोर्स। ये पोर्स क्यों है? ये स्पेस है, छोटी छोटी स्पेसेस है, यानी कि कोई भी चीज साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर जानी है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर जानी मीन्स न्यूक्लियस से बाहर निकलनी है, न्यूक्लियस के अंदर कोई चीज जानी है, कोई इंफॉर्मेशन जानी है, कोई केमिकल को पहुंचाना है, कोई राइबोसोम का जाना है, कोई आरएनए वगैरह फॉर्मेशन होनी है, कोई प्रोटीन का न्यूक्लियस से बाहर निकलना है, वो सब कुछ इस न्यूक्लियर पोर्स से होगा। ये सारे आगे पीछे सब जगह पे है, स्पेसेस दे रखी हैं। और ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको हम न्यूक्लियर एनवेलप भी बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी मेम्ब्रेन है? ये डबल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन कैसे है? ये वाली आउटर होगी, ये वाली आउटर है, तो ये वाली यहाँ पे देखिए इनर है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारा फ्लूइड भी होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इसके अंदर बिल्कुल एक थोड़ी सी ऐसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, उसको बोलते हैं राउंड सी स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियोलस।
इस तरह से। इसका काम क्या है, सेल के राइबोसोम्स को बनाना, ठीक है। और फिर एक ऐसे ऐसे पड़ा है, काफी टैंगल्ड सा मटेरियल है, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल, इस क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर ही सारी के सारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन सब पड़ी है। मींस डीएनए, आरएनए, जो जिस प्रोटीन से डीएनए बना है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या कॉम्बिनेशन है, क्या अरेंजमेंट है डीएनए की, सब कुछ इसके अंदर पड़ा है। और ये वो क्रोमेटिन मटेरियल जब सेल डिवाइड होगा, जैसे बैक्टीरिया कैसे आगे बढ़ता है, सेल डिवीजन से बढ़ता है, ये सेल डिवीजन भी पढ़ेंगे। ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ना, बिल्कुल ऐसे, अब देखो कितना ज्यादा टैंगल्ड है, ये ऐसे अनटैंगल हो जाएगा सारा क्रोमेटिन मटेरियल, बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइन बन जाएगी। और जब वो डिवाइड होना होगा, हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो ये न्यूक्लियस की सारी के सारी स्ट्रक्चर है, जो कि मैंने शॉर्ट में निपटाने की कोशिश की क्योंकि 8th क्लास में आती है। तो आई होप आपको इतने में समझ में आ गई या रिवाइज हो गई होगी। 3 पिक्चर्स है बुक के अंदर, जिसमें एक बैक्टीरिया सेल है, एक प्लांट सेल है, एक एनिमल सेल है। आपको वो पिक्चर्स जो है यहाँ पे दिख रही होंगी, हो सकता है साइड पे दिख रही है, आगे दिख रही हूँ, ठीक है। तो पिक्चर्स जो दिख रही हैं, उन पिक्चर्स में आपने एक चीज नोटिस की, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, दोनों के अंदर जैसे मैंने डायग्राम बनाई ऑलमोस्ट वैसा एक न्यूक्लियस, उसके आसपास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना हुआ है, वो छोड़ दो, न्यूक्लियस है दोनों के पास, राइट। लेकिन जो बैक्टीरिया सेल, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। उसके अंदर जो मैंने न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल बताया है होता है, वो ऐसे ही रैंडमली साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा है, बिखरा हुआ पड़ा है साइटोप्लाज्म में, रफली पड़ा है, ठीक है। तो इससे हमें 2 तरह के जो है सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक वो सेल्स है जिसके अंदर वेल डिफाइंड या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस ना हो और उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट ना हो। 8th में पढ़ा होगा कौन कौन से होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। बेटा काफी हद तक वैक्यूल भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सारे डबल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है। सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड है। तो इनके अंदर जैसे यहाँ पे बैक्टीरिया दे रखा है, बैक्टीरिया के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, ऐसा न्यूक्लियस नहीं है, और ऐसे ऑर्गेनेल्स भी नहीं है। तो बैक्टीरिया सेल कैसा सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के बिना हो, दे लैक दीज काइंड ऑफ फंक्शंस और ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल्स बेटा वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जैसे ये बनाया है आपकी बुक के अंदर पिक्चर्स में बना हुआ है, वेल डिफाइंड वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स बहुत अच्छे तरीके से पड़े हैं और अपना फंक्शन भी कर रहे हैं। वैसे सेल्स कौन से होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। अब सवाल ये उठता है प्रोकैरियोटिक सेल का नाम प्रोकैरियोटिक क्यों पड़ा और यूकैरियोटिक सेल का नाम यूकैरियोटिक क्यों पड़ा। देखिए प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोटिक का मतलब होता है कैरियन, का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रिमिटिव मींस प्रिमिटिव न्यूक्लियस मींस जो पहले जो सेल डेवलप हुआ था, पहले पहले जो सेल बना था उसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता था। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, पुराने टाइम के हैं, पुराने जमाने के हैं, वो टाइम के साथ वैसे एवोल्यूटेड डेवलप नहीं हुए हैं। यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में यू का मतलब क्या है, ट्रू। कैरियन का मतलब अगेन क्या है, न्यूक्लियस मींस ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस मींस जैसा न्यूक्लियस को होना चाहिए वैसे फंक्शन करने के लिए, पूरे सेल को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए वैसा सेल हो, वैसे न्यूक्लियस वाला सेल हो, वो होता है यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल में क्या एग्जांपल आएगी, प्लांट सेल, एनिमल सेल। प्रोकैरियोटिक की क्या एग्जांपल है, बैक्टीरिया सेल। तो डियर स्टूडेंट्स आपकी बुक में दे रखा है एक टेबल, इस टेबल को अब हम फिल करेंगे, समझेंगे क्या क्या है। देखिए जो 3 पिक्चर्स आपको बुक के अंदर प्रोवाइड की गई हैं उनके बेसिस पे, उनको ध्यान से देखते हुए हमने इस टेबल को फिल करना है। क्या आपको बैक्टीरियल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, यस मिली, मैंने देखा पिक्चर के अंदर सेल मेम्ब्रेन थी। प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, हाँ। एनिमल सेल में होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। फिर आता है सेल वॉल। क्या बैक्टीरियल सेल में आपको सेल वॉल देखने को मिली, हाँ जी उसके अंदर सेल वॉल होती है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, अभी तो पढ़े। एनिमल सेल में वो नहीं होती। फिर आता है नंबर 3 पे साइटोप्लाज्म। क्या तीनों में आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिला, बिल्कुल बेटा, साइटोप्लाज्म के बिना कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है, तीनों में साइटोप्लाज्म है तभी तो सेल ऑर्गेनेल्स रहेंगे। अब 4th वन थोड़ा ध्यान से देखो, 4th 5th एंड 6th ध्यान से देखने वाला है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस में सारा का सारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक मेम्ब्रेन के द्वारा इनक्लोज, जो मेम्ब्रेन कौन सी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है,
क्या वो सारा का सारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज्ड है? बैक्टीरिया सेल में वो नहीं है। बैक्टीरिया सेल इसी कारण क्या है, प्रोकैरियोटिक है, क्योंकि उसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं। मींस वेल डिफाइंड मींस जो सारा जेनेटिक मटेरियल मींस जो न्यूक्लियस है उसके आसपास मेम्ब्रेन नहीं है। बिना मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस को हम बोलते हैं नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि इसके जो अंदर क्रोमैटिन मटेरियल वगैरह पे पड़ा है, ये सारा का सारा सब्सटेंस है न्यूक्लियस का, वो ऐसे ही पड़ा है बिना मेम्ब्रेन के। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, बिल्कुल होता है, जेनेटिक मटेरियल एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा इनक्लोज्ड होता है। सिमिलरली एनिमल सेल में भी होता है। ठीक है, फिर प्रिमिटिव न्यूक्लियस। अभी प्रिमिटिव, प्रो मींस प्रिमिटिव, कैरियन मींस न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस मींस जिसके आसपास सेल मेम्ब्रेन नहीं है। तो जो सारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही पड़ा है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। सारा न्यूक्लियस का मटेरियल है बट बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। यहाँ पे इसका नाम दे रखे न्यूक्लियोइड। जेनेटिक मटेरियल विदाउट मेम्ब्रेन अराउंड इट। तो ये चीज किसमें होती है, ये चीज होती है बैक्टीरिया सेल में, और ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है। फिर आता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्लास्टिड होते हैं प्लांट्स में, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में भी होता है। बैक्टीरिया सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं होता। तो कैसे सेल्स होगी, वो प्रिमिटिव सेल्स होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जिसमें इसी तरह से टेबल में ही प्रिमिटिव सेल और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस किया हुआ है। हाँ जी, तो डियर स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस। इसको आप सेंटेंस फॉर्मेशन या ऐसे भी अगर एग्जाम में लिख दोगे तो आपके मार्क्स कोई भी नहीं डिडक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन सही लिखनी है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन, इनमें से प्रिमिटिव न्यूक्लियस कौन सा, प्रिमिटिव न्यूक्लियस कौन सा है, जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, मींस जिसके ऊपर सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जो न्यूक्लियोइड की फॉर्म में प्रेजेंट है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस किस में होता है, प्रोकैरियोटिक में होता है। प्रो का मतलब ही क्या है, प्रिमिटिव, अभी पढ़ा है। प्रो का मतलब क्या है, प्रिमिटिव। तो ये प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में। यू का मतलब क्या है, ट्रू, ट्रू न्यूक्लियस आ रहा है, दैट मींस इसके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस एब्सेंट है। सेकंड, डायमीटर। ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल का डायमीटर यूजुअली कितना होता है, यूकैरियोटिक का कितना होता है। प्रोकैरियोटिक का देखो 1 से 10 माइक्रोमीटर, बहुत छोटा होता है ऐसा सेल। कौन सा सेल है, वैसे नीचे इस टेबल के नीचे क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि प्रिमिटिव सेल्स या प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से, यूकैरियोटिक कौन से, प्रोकैरियोटिक कौन से। तीनों पिक्चर्स में से कौन कौन सी पिक्चर्स है, बैक्टीरिया सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल। तीनों में प्रोकैरियोटिक कौन सा, बैक्टीरिया सेल है। तो बैक्टीरिया हमें पता है बड़ा ही छोटा होता है ना, बैक्टीरियल सेल बड़ा ही छोटा होता है। तो बैक्टीरियल सेल का साइज कितना, 1 से 10 माइक्रोमीटर तक। यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से आते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, और उनका साइज आपके सामने पड़ा है, कितना होता है, 10 to 100 माइक्रोमीटर। फिर नंबर ऑफ सेल्स इन एनी ऑर्गेनिज्म कितने हैं, जो देखो बैक्टीरिया सेल है अपने आप में क्या है, यूनिसेलुलर है। इसके अलावा और भी कोई प्रोकैरियोटिक सेल जो ऐसा आता है वो यूजुअली क्या होता है, यूनिसेलुलर, मींस सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक में देखो यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी। यूनिसेलुलर में क्या आ जाएगा, फंगस वगैरह आ गई, एल्गी आ गई, और मल्टीसेलुलर में प्लांट सेल, एनिमल्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, तो यूकैरियोटिक सेल में आ गए। फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, देखो प्रिमिटिव है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इसके अंदर एब्सेंट होंगे, प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होंगे। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा, यूकैरियोटिक में। वैसे मैं 2-3 बार समझा चुकी हूँ, मेरे ख्याल से इसको समझाने की जरूरत नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस में जिसमें डबल मेम्ब्रेन है, मैं यहाँ पे तो ऐसे मोटा मोटा करके बना रही हूँ, वैसे क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके ऊपर बना लो चाहे, क्लियर। ऐसा न्यूक्लियस जिसके आसपास क्या है, प्रॉपर डबल मेम्ब्रेन है, वो क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, जो कि प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। ये वीडियो यहीं पर है, बस यहाँ पर 2 रेडी टू गो वाले एक रह गए कॉलम्स, उसको मैं समझा दूं, उसके बाद ये वीडियो खत्म होगी और नेक्स्ट वीडियो में हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में समझेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं रेडी टू गो बियॉन्ड ऑन द पेज नंबर 15, जिसके अंदर हम जो है हम
तीन जो हमारे पास ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं या ए सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तीन तरह के स्ट्रक्चर्स हमें दे रखी हैं, वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रायोन्स। ये तीनों क्या इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं। इन्फेक्शियस एजेंट्स मींस अगर हमारी बॉडी में आए तो क्या करेंगे, इन्फेक्शन कर देंगे। और ये इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हमें जो है बड़ी मुश्किल से लाइट माइक्रोस्कोप में देखने को मिलते हैं, बहुत मुश्किल से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो दिख जाएंगे, लाइट माइक्रोस्कोप में देखना बड़ी मुश्किल होती है इनको। तो तीनों में फर्क है, देखो तीनों के नाम बड़े डिफरेंट है, वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रायोन्स। ठीक है, देखिए वायरस अपने आप में बड़ा अच्छा इन्फेक्शियस एजेंट है। अच्छा मीन्स इसके अंदर दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें मतलब इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी है, और जेनेटिक मटेरियल के ऊपर किसकी कोटिंग है, प्रोटीन की। ठीक है, तो वायरस क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है विद ए प्रोटीन कोट। मींस ये बना किससे है, इट इज कंपोज्ड ऑफ सम जेनेटिक मटेरियल विद ए प्रोटीन कोट। लेकिन वायरॉइड, वायरॉइड के अंदर प्रोटीन कोट तो है ही नहीं, लेकिन जेनेटिक मटेरियल पड़ा है। मीन जेनेटिक मटेरियल वैसे ही पड़ा, उसके आसपास प्रोटीन की कोटिंग मिसिंग है, लैकिंग है। और प्रायोन्स, प्रायोन्स में प्रोटीन्स है लेकिन बस जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ठीक है, वायरॉइड में क्या लैक करता है, प्रोटीन कोट, एंड प्रायोन्स में क्या लैक करता है, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो जो प्रोटीन कोट होता है वो कैसे होता है, वो मिसफोल्डेड होते हैं। और एक यहीं पे पेज नंबर 15 पे ही एक और रेडी टू गो बियॉन्ड प्रोवाइडेड है, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स की इंफॉर्मेशन के बारे में बता रहा है। देखिए यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक नेटवर्क होता है फाइन फाइबर्स का, साइटोस्केलेटन बन गया। अभी साइटोस्केलेटन का काम क्या है, ये प्रोवाइड करेगा स्ट्रक्चरल सपोर्ट, सेल की शेप को मेंटेन करेगा। इसके अलावा जो सेल मूवमेंट है उसको भी इनेबल करेगा, सेल के अंदर जो इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन हो रही है उसको भी ये इनेबल करेगा। और इसको हम कैसे देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही विजिबल है। क्यों, क्योंकि ये काफी ज्यादा छोटा हो जाएगा, क्योंकि देखो यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक फाइन फाइबर का नेटवर्क है, तो काफी छोटी चीज हो रही है। देखो यूकैरियोटिक सेल का साइज अभी बड़ा 10 to 100 माइक्रोमीटर, उसके अंदर हम एक फाइन नेटवर्क ढूंढ रहे हैं। ठीक है, उसके फाइन नेटवर्क बन के वो साइटोस्केलेटन बन रहा है। तो एक सेपरेट एंटिटी के फॉर्म में इसको अगर देखना है तो हमें ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म जो है, ऑब्वियसली सारा कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर है। जो साइटोप्लाज्म है क्या काम करता है, स्टार्च को भी क्या है, स्टोर करता है। प्लांट सेल्स में, कुछ प्लांट सेल्स में ये क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट या सिलिका को भी स्टोर कर लेता है। और ऐसे स्ट्रक्चर्स को या ऐसी चीजों को हम बोलते हैं सेल इंक्लूजन्स। क्लियर, तो आज के वीडियो में बेटा हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है, व्हाई डू यूकैरियोटिक सेल्स नीड दीज ऑर्गेनेल्स, वो पढ़ेंगे। धीरे धीरे करके चैप्टर खत्म हो जाएगा, बस 2 से 3 वीडियोस और होंगी और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा।